कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। संजना के कानों में सौर्य की आवाज़ पड़ी। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। सौर्य की बातें सुनकर संजना के होठों पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। वो अपनी जगह से उठकर सौर्य के पास गई और उसके गले लग गई। यू नो व्हाट भाई, जब भी मैं कोई नया केस ओपन करती हूँ और उसमें किसी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया से इंसानियत ही खत्म हो गया है। पर आपके फैसले को सुनकर यकीन हो गया, आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है। बस लोग दिखाते नहीं हैं, पर अच्छाई अभी भी कायम है। संजना की बात सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, सिर्फ मेरे फैसले से नहीं, तेरे फैसले से भी पता चलता है इंसानियत आज भी जिंदा है। तूने जो उन अनाथ बच्चों को अपना नाम देकर उन्हें ज़िंदगी दी है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये सब छोड़ो, ज़िंदगी में रोने को तो हज़ारों वजह मिल जाते हैं, पर खुशियाँ मनाने के लिए बहुत ही कम वजह मिलते हैं। और जब खुशियाँ मनाने की वजह मिली है तो उन्हें लपक कर चुरा लेना चाहिए। और अभी तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, मेरा प्यारा भाई दूल्हा जो बनने वाला है और मैं मासी भी बनने वाली हूँ। इस खुशी में मुंह मीठा कराना तो बनता है। रुको, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। संजना खुशी खुशी वहां से किचन की तरफ चली गई। विवान, जो कब से कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों भाई बहन की बातों को सुन रहा था, वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसके दिल में ना जाने क्यों दोनों भाई बहन के लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो हमेशा से संजना की रिस्पेक्ट करता था, पर आज शौर्य और संजना की बातें सुनकर उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था कि संजना उसकी बीवी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी और के बच्चे को अपना नाम देते हैं, पर ये दोनों भाई बहन ना ही सिर्फ बच्चों को अपना नाम दे रहे हैं, बल्कि उन्हें माँ बाप का प्यार भी दे रहे हैं। क्या बात है जान, किस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? विवान हाल में आते हुए बोला। हालांकि उसने सारी बातें सुन ली थी, फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने कुछ ना सुना हो। ये लो, पहले मुंह मीठा करो, भाई शादी करने वाले हैं। संजना ने एक मिठाई उठाकर उसके मुंह में ठूस दिया। वो वाह, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। कांग्रेचुलेसन साले साहब, फाइनली आप भी घोड़ी चढ़ने वाले हैं। विवान ने भी एक मिठाई उठाकर शौर्य को खिला दिया। थोड़ी देर और बैठकर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद शौर्य अपने घर के लिए निकल गया। विवान कमरे में ऑफिस के कुछ कामों को निपटा रहा था और वहीं संजना किचन में डिनर की तैयारी में लग गई। डिनर रेडी होने के बाद संजना ने विवान को आवाज़ लगाया। दोनों ने एक साथ डिनर किया। डिनर करके विवान वापस कमरे में चला गया और संजना किचन समेटने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई तो विवान बेड पर अधलेटा बैठा हुआ था और अपनी गोद में लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था। संजना आज बहुत ही ज़्यादा शांत लग रही थी। वो बेड पर आई और विवान के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। आई लव यू विवान, संजना ने कहा। विवान ने मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप साइड में रखकर कमरे की लाइट ऑफ करके उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। क्या बात है, आज मेरी जंगली बिल्ली इतनी शांत क्यों है? संजना ने कोई जवाब नहीं दिया और मजबूती से विवान को पकड़कर सो गई। विवान भी अब बिना कुछ बोले उसके बालों को सहलाता रहा और थोड़ी ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह शौर्य ने वरदान जी से अपनी और पाखी के बारे में बात कर लिया था। उसने वरदान जी को पाखी के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो उसके पापा थे और उन्हें अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रही है उसे जानने का पूरा हक था। इसलिए शौर्य ने उनसे कुछ नहीं छुपाया। सब कुछ जानकर भी वरदान जी ने पाखी पर कोई सवाल नहीं उठाया और अपने बेटे के फैसले पर गर्व महसूस करते हुए उन दोनों की शादी के लिए हामी भर दिया। ऑफिस में कुछ काम होने की वजह से उन्होंने कल पाखी के घर जाने की बात कही। शौर्य भी खुश हो गया और उसने संजना को ये न्यूज़ दी। संजना भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फाइनली उसके भाई की शादी जो होने वाली थी। आज वरदान जी शौर्य का रिश्ता लेकर पाखी के घर जाने वाले थे। उनके साथ रागिनी, उसकी आई, संजना और निमेश जाने वाले थे। शौर्य सुबह ही ऑफिस जा चुका था। गुड मॉर्निंग डैड, आप लोग अभी तक नहीं निकले? संजना फ़ोन पर वरदान जी से बात कर रही थी। नहीं, अभी तक नहीं निकले, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब तुम आओगी तो सब साथ ही निकलेंगे, वरदान जी ने कहा। संजना बोली, डैड आप लोग निकल जाइए, मैं डायरेक्ट आप लोगों को वहीं मिलूंगी।
वरदान जी बोले, ठीक है पर जल्दी आना, हम लोग निकल रहे हैं। ओके डैड। संजना ने कॉल कट कर दिया और वो डायरेक्ट पाखी के घर जाने के लिए निकल गई। उधर वरदान जी भी सबके साथ उसके घर के लिए निकल गए। पाखी के घर के पास जाकर वरदान जी की कार रुकी। वरदान जी कार से बाहर निकले और सामने छोटे से 2 मंजिला मकान की तरफ बढ़ गए। उन्होंने जाकर डोरबेल बजाई तो पाखी की भाभी ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? पाखी की भाभी ने पूछा। मेरा नाम वरदान अग्रवाल है, हम यहाँ अंगद जी से मिलने आए हैं। वरदान जी ने बड़े ही सौम्य तरीके से जवाब दिया। कौन है बहू? अंदर से अंगद जी यानी पाखी के पापा की आवाज़ आई। आपसे कोई मिलने आया है। पाखी की भाभी दरवाजे के सामने से हट गई और वरदान जी को अंदर आने के लिए कहा। वरदान जी अंदर गए। उसके थोड़ी देर बाद संजना भी वहां आ गई। अपने घर उन बिन बुलाए मेहमान को देखकर अंगद जी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, पर इतने बड़े लोगों की खातिरदारी करना तो बनता था। उन्होंने जल्दबाजी में चाय पानी की व्यवस्था करवाई और उनके सामने बैठकर बातें करने लगे। अंगद जी बोले, बहुत नाम सुना है आपका, शहर के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक आप भी हैं। बताइए हमारे छोटे से घर में कैसे आना हुआ? वरदान जी बोले, घर छोटा हो या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ संस्कार और दिल बड़े होने चाहिए। मैं यहाँ एक छोटी सी ख्वाहिश लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अंगद जी बोले, जी कहिए। वरदान जी बोले, मैं अपने बेटे सौर्य के लिए आपकी बेटी पाखी का हाथ मांगने आया हूँ। क्या? लगभग वहाँ मौजूद पाखी के सारे घर वाले यानी उसकी भाई भाभी, माँ और उसके पापा, सबके मुँह से यही निकला। वरदान जी बोले, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों चौंक रहे हैं? क्या आपको हमारा लड़का पसंद नहीं है? न्यूज़ चैनल में और मैगजीन में तो आप लोगों ने उसे देखा ही होगा। आज कुछ काम था इसलिए उसे यहाँ लेकर नहीं आ पाया। अंगद जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोलें और कैसे बोलें। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस हमें यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े ख़ानदान में हमारी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। बस इसलिए थोड़ा धक्का लगा, पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ अपनी बेटी के बारे में। वरदान जी उन्हें बीच में रोकते हुए बोले, हमें सब पता है, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। यकीन मानिए उसे मैं अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगा। अंगद जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी नम थीं और उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जी ज़रूर, अंगद जी खुशी खुशी बोले और अपनी पत्नी को इशारा किया पाखी को लेकर आने के लिए। थोड़ी देर में पाखी वहां आई। उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे पहले से पता था सौर्य के घर वाले आने वाले हैं, पर अब उसे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। क्या हुआ भाभी, अब इतना काँप क्यों रही हैं? संजना ने धीरे से पाखी के कान में कहा। संजना की आवाज़ सुनकर पाखी ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो उसके बगल में संजना बैठी हुई थी। संजना को यहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था संजना और शौर्य भाई बहन हैं। तुम यहाँ कैसे? पाखी हैरानी के भाव लिए बोली। वरदान जी उसके सवालों के जवाब देते हुए बोले, तुम पहले से जानती हो संजना को? ये मेरी छोटी बेटी संजना है। छोटी बेटी? पाखी हैरान हो गई। संजना ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, आपकी छोटी ननद हूँ भाभी जी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होने के बाद वरदान जी ने जल्द से जल्द शादी के मुहूर्त निकालने के लिए कहा और फ़ोन पर ही पंडित जी से बात करके 1 हफ्ते के बाद का मुहूर्त निकलवा लिया। सारी तैयारियों का जिम्मा वरदान जी ने उठा लिया। शादी अग्रवाल मेंशन में होने वाली थी, इसलिए उन्होंने 3 दिन बाद ही पाखी की पूरी फैमिली को अग्रवाल मेंशन में इनवाइट कर लिया। पर अंगद जी शादी से पहले अपनी बेटी के ससुराल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए संजना ने उन लोगों को गेस्ट हाउस में रुकने का आइडिया दिया और इस बात पर वो लोग मना नहीं कर पाए और सब ने फाइनल इस बात को मान लिया। थोड़ी देर और बाद फिर खाने की तैयारियों के बाद खाना खाकर सब वहाँ से निकल गए। संजना अकेले अपने घर जा रही थी। विवान अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया था। वो अभी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी कि किसी ने पीछे से उसे आवाज़ दिया। जब वो पीछे मुड़ी तो एक आदमी उसके पास आकर बोला, मैडम ये आपका फ़ोन वहाँ गिर गया था। मेरा फ़ोन? नहीं तो, मेरा फ़ोन तो मेरे पास ही है। संजना अपना पर्स चेक करते हुए बोली और जैसे ही वापस उस आदमी को देखा, उस आदमी ने संजना के मुंह पर रुमाल रखकर दबा दिया।
थोड़ी देर हाथ पैर मारने के बाद संजना बेहोश होकर वहीं गिर गई। जैसे ही वो बेहोश होकर गिरी, एक काली स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी और उनमें से 2-3 और आदमी निकले और संजना को कार में बैठाकर वहां से निकल गए। संजना के घर पर विवान जब घर आया तो संजना अभी तक नहीं आई थी। उसने अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इस वक्त संजना घर आ जाती थी। वो रूम में गया और शॉवर लेकर चेंज कर लिया। थोड़ी देर तक संजना का इंतज़ार करने के बाद जब वो घर नहीं आई तो उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से फ़ोन निकालकर संजना को कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब तो और भी ज़्यादा वो घबराने लगा। निमेश को कॉल किया तो उसने बताया कि संजना ऑफिस आई ही नहीं थी। उसने शौर्य को कॉल किया तो शौर्य ने कहा वो डैड के साथ पाकी के घर गई थी और वहाँ से शाम को ही वापस आ चुकी थी। विवान बोला पर वो अभी तक नहीं आई है घर। शौर्य बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने नमन और निमेश से बात की, शायद उन लोगों के साथ होगी। नहीं, वो उन लोगों के साथ भी नहीं है, मैंने अभी बात कर ली है, विवान बोला। शौर्य बोला तुम टेंशन मत लो, मैं पता करता हूँ। विवान बोला ओके, मैं भी पता करने की कोशिश करता हूँ। विवान ने जल्दी से अपने घर की चाबी उठाई और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कहाँ हो तुम जान? क्यों मुझे इतना सताती हो? तुम अच्छे से जानती हो तुम्हें एक खरोच भी आए मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर हर बार क्यों मेरी धड़कनों के साथ खेलती हो? विवान दिल ही दिल में सोचते हुए फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। शौर्य और विवान दोनों परेशान होकर अपने अपने सोर्सेज लगाकर संजना को ढूंढने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से आलीशान कमरे के बेड पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और उसके बीचों बीच संजना रेड नाइट गाउन में लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी जिससे साफ पता चल रहा था वो बेहोश है। कुछ देर बाद धीरे धीरे उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और उसे होश आने लगा। जब उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसे अपने आसपास सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसका पूरा बदन जलती भट्टी की तरह तप रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी, उसे ड्रग्स दिया गया है। वो सर पकड़कर उठकर बैठ गई और अपने आसपास की जगह को देखने लगी, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो वो इस वक्त कहाँ है। पर इस वक्त उसके शरीर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि उसके सोचने समझने की शक्ति छिन्न हो गई थी। आँखों के आगे हर एक चीज़ धुंधला दिखाई दे रहा था और सर दर्द से फटा जा रहा था। ये मैं कहाँ हूँ? वो अपना सर पकड़कर उठने की कोशिश करने लगी। वो जैसे ही खड़ी हुई लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी पर उसने ड्रेसिंग टेबल को पकड़कर खुद को संभाल लिया। वो अपने एक हाथ से ड्रेसिंग टेबल पकड़े और दूसरे हाथ से अपना सर पकड़े खड़ी थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर एक शख्स आया। संजना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तुम? संजना नफरत और घिन के भाव लिए उस शख्स को घूरते हुए बोली। हाँ, मैं बड़ी जल्दी पहचान लिया, मुझे तो लगा तुम मुझे पहचानती ही नहीं होगी। वो शख्स बेशर्मी से हंसते हुए बोला। दर्शन रावल, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, संजना गुस्से में दांत पीसते हुए बोली। पर अफसोस इस वक्त उसमें खड़ा होने की भी शक्ति नहीं बची थी। तुम्हें लगता है इस हालत में तुम कुछ करने के लायक हो? हाँ, पर एक चीज़ कर सकती हो, मेरा मनोरंजन। आज पूरी रात तुम मेरी बाहों में रहोगी, कल सुबह जो करना हो कर लेना। दर्शन बेशर्मी से बोलते हुए अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंक दिया और अपना बेल्ट खोलने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे वरना बहुत पछताओगे। संजना अभी भी अपना सर पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सहारे खड़ी थी और दर्शन अपनी आंखों में हवस भरकर उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। आई सेड स्टॉप, वरना पछताने का भी मौका नहीं दूंगी। संजना अभी भी खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसे धमकी दे रही थी, पर उसकी कोरी धमकियों का दर्शन पर कोई असर नहीं हुआ। वो संजना के पास आया और उसका बाँह पकड़कर उसे बेड पर पटक दिया। वहीं दूसरी तरफ विवान अपने ऑफिस में संजना के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और इसी के साथ उसकी धड़कनें में धीमी पड़ती जा रही थी। वो जानता था संजना इस काबिल है कि हर हाल में खुद को महफूज रख सके, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसकी बेचैनी पल पल बढ़ती जा रही थी। सर ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, पर इतना ज़रूर पता चला है कि कुछ दिनों से अथर्व खन्ना संजना मैम पर नज़र रखवा रहा था।
इससे ज़्यादा अभी तक कुछ पता नहीं चला। विवान का सेक्रेटरी वहाँ आकर बोला। अथर्व का नाम सुनते ही विवान का माथा ठनक गया। वो अपने ऑफिस से निकला और इस वक्त अथर्व के करंट लोकेशन पता करके उसके ऑफिस पहुँच गया। अथर्व इस वक्त किसी मीटिंग में बिजी था। विवान धड़धड़ाते हुए मीटिंग रूम में गया और सबके सामने अथर्व का कॉलर पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मीटिंग में मौजूद हर कोई भौचक्का रह गया, यहाँ तक कि विक्रांत खन्ना भी, जो विवान और अथर्व के डैड थे। बता कहाँ है मेरी जान, क्या किया तूने उसके साथ? विवान उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में चीखते हुए बोला। इस वक्त गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? और ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? अथर्व आश्चर्य में आ गया था विवान की इस हरकत से। अभी तूने मेरा तरीका देखा ही कहाँ है? अगर मैं अपने पर आ गया तो तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। सीधे सीधे बता दे मेरी जान कहाँ है, वरना तेरी जान लेने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। विवान ने अथर्व का गला पकड़कर दबाते हुए कहा। उसने इतनी मजबूती से उसका गला पकड़ा था कि अथर्व की सांसें धीमे पड़ने लगी थी। विवान, विवान, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? वो तुम्हारा बड़ा भाई है, छोड़ो उसे। विक्रांत खन्ना बीच में आकर उन दोनों को छुड़ाते हुए बोले। पर विवान के सर पर इस वक्त अलग ही धुन सवार था। वो कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। इस वक्त उसकी जान की जिंदगी का सवाल था। ऐसे कैसे अथर्व को छोड़ देता? अगर अपने नाजायज़ बेटे की इतनी चिंता है तो इससे पूछो मेरी जान कहाँ है, वरना आपकी आंखों के सामने आपके लाडले सुपुत्र की जान लेने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। विवान अपने एक एक शब्द को चबाते हुए बोला। उसका गुस्सा देखकर एक पल के लिए विक्रांत खन्ना भी डर गए। संजना के गायब होने की खबर सबको पता चल चुकी थी। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे और सबसे ज़्यादा वरदान जी परेशान थे, क्योंकि वो पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके थे और दूसरी को खोने की उनमें ताकत नहीं थी। वो हताश होकर अपना सर पकड़कर हाल में सोफे पर बैठे हुए थे। निमेष की आई उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी संजना के लिए परेशान थी। बाकी नमन, निमेष और सौर्य सब संजना को ढूंढने में लगे थे। संजना बेड से उठने की कोशिश करने लगी। दर्शन उसके ऊपर झुका, पर संजना ने पिलो उठाकर उसके मुंह पर जोर से मारा और फुर्ती से उठकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए चाकू को उठाकर अपने हाथों को काट लिया, ताकि दर्द की वजह से वो बेहोश ना पड़े। ड्रग्स की वजह से उसके बदन में आग भड़क रही थी और आंखें मदहोशी में बंद होने पर आतुर थी, लेकिन उसने अपने हाथ को काट कर खुद को बेहोश होने से रोकने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई। उसके हाथों से बहते खून और होते दर्द की वजह से संजना की आंखें एक पल में खुल गई। लगता है इतना ज़्यादा डोज देने के बाद भी तुम में बहुत ज़्यादा गर्मी बची है। रुक, मैं तुझे अभी ठंडा करता हूँ। दर्शन गुस्से में बेड से उठा और जैसे ही संजना का हाथ पकड़ने वाला था, संजना ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारा और पीछे से उसका गर्दन पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में लड़ा दिया। मुझे छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को है। उसके अलावा कोई मुझे छुए या आंख उठाकर देखे तो उसकी आंखें निकाल लेती हूँ। तूने मुझे समझ क्या रखा है हरामजादे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखने की? संजना बिना रुके बार बार उसे शीशे में लड़ाए जा रही थी, जिसके कारण दर्शन के माथे से खून बहने लगा और शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। आज तुझे पता चलेगा संजना अग्रवाल चीज़ क्या है। अगर मुझे यहाँ ना लाया होता तो कुछ पल और जी लेता, लेकिन मुझे यहाँ लाकर गलती कर दी तूने। तूने खुद अपने हाथों से अपनी मौत को न्योता दिया है। संजना ने साइड में रखे हुए बेल्ट को उठाया और बिना रुके उसे मारने लगी। वो इतनी बेरहमी से उसे मार रही थी कि उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो उसे मारते हुए कमरे से बाहर ले गई और एक जोरदार लात मारा, जिससे वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। मुझे छेड़ेगा, मेरे जिस्म से खेलेगा? अगर एक बाप की औलाद है तो आज छू मुझे। तूने आज तक बहुत लड़कियों को देखा होगा, पर आज तू एक लड़की के रूप में दुर्गा को देखेगा। बहुत शौक है ना तुझे मर्दांगी दिखाने की? अब दिखा, दिखाना साले। संजना बिना रुके उसे बेल्ट से मार रही थी। होटल में मौजूद सारे स्टाफ और गेस्ट वहां पर संजना को और दर्शन को मारते हुए देखने लगे। संजना जो बोल रही थी उसे सुनकर सभी लोग समझ चुके थे कि वो क्यों उसे मार रही है। सब कुछ जानकर कोई भी दर्शन को बचाने के लिए आगे नहीं आया और कोई चाहता भी नहीं था।
उस जैसे दरिंदे को बचाया जाए। संजना उसे मारते हुए होटल के बाहर ले गई। दर्शन उससे बचने के लिए आगे भागे जा रहा था और संजना पीछे से बिना रुके उसे बेल्ट से मारे जा रही थी। आज तक तूने ना जाने कितनी लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाया होगा, पर आज एक लड़की तुझे अपना शिकार बनाएगी, ऐसी मौत देगी कि तेरी रूह भी कांप उठे। साले, एक अकेली लड़की पर मर्दानगी दिखाकर खुद को मर्द कहता है। मर्द वो नहीं जो अंधेरी रात में एक अकेली लड़की को देखकर उसे अपने हवस का शिकार बनाए। मर्द वो होता है जो अंधेरी रात में एक अकेली लड़की को देखकर उससे 4 कदम की दूरी बनाकर सही सलामत उसे उसके दरवाजे तक छोड़कर आए। मर्द वो नहीं होता जो बीच बाजार में किसी लड़की के सीने से दुपट्टा खींच ले। मर्द वो होता है जो किसी लड़की के सीने से दुपट्टा फिसलते ही अपने नज़रें नीचे झुका ले। मर्द वो नहीं जो भीगी हुई लड़की को बदन से चिपकते हुए कपड़ों को देखकर लार टपकाए। मर्द वो होता है जो उस लड़की को देखकर अपनी जैकेट उतारकर उसके आबरू को ढक दे। और साले, तू एक गर्भवती को अपनी हवस का शिकार बनाकर खुद को मर्द कहता है। थू है तेरी मर्दानगी पर और तेरी शख्सियत पर। मन तो कर रहा है तेरे कपड़े उतार कर शहर के गली गली में कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारो। संजना उसे मारते हुए सुनसान रास्ते पर लाई जहां अगल बगल बहुत सारे घर थे। वहां से भी लड़कियां, औरतें, आदमी और बच्चे बाहर निकलकर देखने लगे। दूसरी तरफ विवान अभी अथर्व के ऑफिस में था और उसे मारते हुए संजना के बारे में पूछ रहा था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवा ने एक आखिरी बार अथर्व से पूछा, पर इस बार भी उसने नामे जवाब दिया। तेरी तो। विवान ने उसे मारने के लिए अपना मुक्का उठाया ही था तभी उसका फ़ोन खनखना उठा। उसने अपना फ़ोन निकालकर जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने फ़ोन वापस अपने जेब में रखा और अथर्व का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गया। उसने अपनी कार में उसे बैठाया और दूसरी साइड से ड्राइव करते हुए कहीं निकल गया। अपने बेटे के मुंह में बंधे विक्रांत खन्ना भी विवान के पीछे निकल पड़े। विवान फुल स्पीड में कार ड्राइव करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां इस वक्त संजना दर्शन को मार रही थी। विक्रांत खन्ना भी वहां पहुंचे और वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। कुछ ही पल बाद सौर, निमेश और नमन भी वहां पहुंच गए। सब संजना की हालत देखकर परेशान हो गए क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा था। दूसरे हाथ में भी काफ़ी चोट लगी थी, पर इस वक्त वो जो कर रही थी उसे रोकने के लिए कोई भी बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। विवान ने अथर्व का गला पकड़कर कार से बाहर निकाला और उसे भी ले जाकर दर्शन के पास संजना के सामने फेंक दिया। जैसे ही संजना ने अथर्व को अपने सामने देखा उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई थी उस वक्त मेरी बहन के साथ वो सब करने की? तूने क्या सोचा वो अकेली है, उसका कोई नहीं? जब कोई औरत किसी मर्द पर भरोसा करे तो उसके भरोसे की मान रखनी चाहिए। और तुम सब जानवरों ने मिलकर उसके जिस्म को नोच डाला। तुझसे अच्छे तो वो जानवर होते हैं जो वार भी अपने बचाव के लिए करते हैं, पर तूने क्यों किया? अपनी ही बीबी को बेच डाला। अब संजना का निशाना अथर्व था। वो बिना रुके उसे मार रही थी। जब वो मार मार कर थक गई तो उसके हाथ से बेल्ट छूट गया और जैसे ही लड़खड़ा कर गिरने वाली थी विवान ने उसे पीछे से थाम लिया। संजना की बातें सुनकर विक्रांत खन्ना सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। जब संजना के हाथ से बेल्ट छूटकर नीचे गिरा तो भीड़ में से एक लड़की बाहर निकल कर आई और उस बेल्ट को उठाकर उन दोनों को मारने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंसू, दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसके साथ भी पहले वो सब हो चुका था। जब तुझ जैसा हैवान किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बना रहा होता है उस वक्त उस मासूम के दम तोड़ने से पहले उसकी अंतरात्मा दम तोड़ देती है और उस वक्त कुदरत भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसने तुझे बनाकर गलती की या तेरी माँ ने तुझे इस दुनिया में लाकर। जब कहीं किसी मासूम की सिसकियां दबती होगी तब वो माएँ भी सोचने पर मजबूर हो जाती होंगी, आखिर 9 महीने दर्द झेलकर मैंने किस नामर्द को जन्म दे दिया जिसने गंगा से पवित्र निश्चल मासूम शख्सियत को अपने पैरों तले रौंद दिया। काश काश जब उसने जन्म लिया था उसी वक्त उसका गला घोट दिया होता तो आज किसी पिता के घर में उस मासूम की खिलखिलाहट गूंज रही होती। कोई माँ खुशी खुशी उसकी डोली सजा रही होती, कोई भाई हंसी खुशी उससे अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहा होता।
पर तुझ जैसे दरिंदों को कहाँ इस चीज़ की परवाह होती है। तुम्हें तो बस अपनी हवस की आग मिटानी होती है। हरामजादे, उस लड़की की बात सुनकर वहाँ मौजूद सबकी आंखों में नमी छा गई। चाहे वो कोई मर्द हो, औरत या कोई बच्चा, तुम जैसों को फांसी से भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कानून सच्ची में इंसाफ करना चाहे तो तुम जैसे दरिंदों को बीच सड़क पर पेट्रोल छिड़ाकर आग लगा देनी चाहिए। यही होगी तुम सबकी सज़ा। तभी तुम जैसे गंदगी से समाज को, हम लड़कियों को और इस देश को आज़ादी मिलेगी। वही सज़ा मिलेगी। संजना बीवान के हाथ अपने हाथों से छुड़ाकर आगे बढ़ गई। ये गलत है, गलत कर रहे हो तुम सब। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, वो भी तो इन्हें सज़ा दे सकती है। विक्रांत खन्ना हड़बड़ाई नज़रों से सबको देखते हुए बोले। अथर्व चाहे जैसा भी था तो उनका बेटा ही ना। क्यों क्यों कर दे उसे पुलिस के हवाले? हाँ बताओ, क्यों कर दें? ताकि कल को पैसों के बलबूते पर आप अपने दरिंद बेटे को वापस जेल से छुड़ा लो। और क्यों क्यों करें? हाँ, हर रोज़ ना जाने इस देश में कितनी लड़कियों के साथ गलत होता है, पर आज तक कितने दरिंदों को सज़ा मिली है। एक केस को 10 साल हो जाते हैं, इंसाफ के आस में वो लड़की भी तड़प कर मर जाती है, और आप बोल रहे हो कि इन दरिंदों को पुलिस के हवाले कर दे। उन्हीं में से एक लड़की आगे निकल कर विक्रांत खन्ना को देखते हुए दृढ़ता से बोली। उसकी कही हुई हर एक बात सच थी। नेशनल 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 क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर दिन 87 रेप की घटनाएं होती हैं। हर 2 मिनट में 3 लड़कियों के साथ ऐसा होता है, और इनमें से ज़्यादातर नाबालिग लड़कियां होती हैं। पर क्या उन 87 गुनाहगार को सज़ा मिलती है? अब तक कितनों को सज़ा मिली है? 100% रेपिस्ट में से 10% रेपिस्ट को भी सज़ा नहीं मिली है अभी तक। और आप बात करते हो हम इसे पुलिस के हवाले कर दे ताकि कोर्ट इन्हें 10 साल या 5 साल की सज़ा दे और फिर बाहर निकाल कर ये वही सब करते रहें। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार मौत तो इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। एक लड़की अपने घर से मिट्टी का तेल और गैलन लेकर आई और उन दोनों पर छिटक दिया। रघु की रीत सदा चली आई। दुर्गा ने ही हर युग में महिषासुर की चिता जलाई। एक लड़की ने संजना की तरफ माचिस की डिब्बी बढ़ाई। संजना ने माचिस की तीली निकाल कर आग लगाया और उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। नहीं, विक्रांत खन्ना जोर से चिल्लाए, और उसी के साथ वो दोनों तड़पते हुए जिंदा जलने लगे। मेरी बहन भी ऐसे ही तड़पी होगी जब तुम दोनों ने उसके साथ दरिंदगी की होगी। संजना बोलते हुए वहीं गिरकर बेहोश होगी। जब संजना की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथों में पट्टी बांधा जा चुका था, और 1-2 जगह जहाँ खरोच थी वहाँ पर भी बैंडेज लगी हुई थी। जब वो उठने की कोशिश करने लगी तभी विवान वार्ड के अंदर आते हुए बोला, 2 मिनट भी तुम सीधी नहीं रह सकती ना? जब देखो तब अपनी मन की करनी होती है तुम्हें। वो मैं यहाँ, मेरा मतलब है वहाँ पर सब कुछ। संजना अभी आगे बोल रही थी, तभी विवान ने उसके करीब आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर चुप करा दिया। विवान बोला, कितना बोलती है? पूरे 1 दिन बाद होश में आई हो, थोड़ा तो आराम कर लो। व्हाट, 1 दिन बाद? वो अपने आसपास देखने लगी। हाँ, 1 दिन बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दिया गया था और ऊपर से तुम्हें चोट भी लगी थी। पर जो भी हुआ, मैं खुश हूँ कि अब मेरी जान सही सलामत मेरी आंखों के सामने है। बीवान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर अपना होठ रख दिया। विवान, वहाँ पर सब कुछ? संजना ने पूछा। विवान बोला, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। डीआईजी सर ने संभाल लिया और वहाँ पर किसी ने भी कोई भी गवाही नहीं दी। सो इन दैट केस इन क्लोज। तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, वरना तुम्हारे साथ साथ हमारे बेबी को भी हार्म होगा। बेबी? संजना हैरानी के भाव लिए बोली और अपने पेट पर अपना हाथ रख दिया। संजना बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? विवान ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दिया। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर संजना बहुत ज़्यादा खुश हो गई और विवान को टाइटली हग कर लिया। पर अगले ही पल ना जाने क्यों वो उससे अलग हो गई। विवान बोला, क्या हुआ जान, क्या तुम खुश नहीं हो? विवान, हमारा अपना बेबी आ जाने से कहीं हमारा प्यार बाकी बच्चों के लिए कम तो नहीं हो जाएगा ना? संजना के दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया। कहीं अपना बच्चा होने के बाद उसके दिल में बाकी बच्चों के लिए प्यार कम हो जाए। विवान बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ये हमारा बेबी है वैसे बाकी बच्चे भी हमारे ही हैं।
मुझसे पहले तुम उन बच्चों को जानती हो, तुम हमेशा से उन सब की माँ थी, हो और रहोगी। मुझे नहीं लगता हमारा अपना बेबी आने से तुम्हारे और बच्चों के प्यार में कोई भी कमी आ गई। इनफैक्ट मुझे तो लगता है बच्चे ये न्यूज़ सुनकर और भी ज़्यादा खुश होंगे। संजना बोली, सच में? विवान बोला, हाँ सच में जान, तुम्हें खुद पर भरोसा हो या ना हो, पर मुझे मेरी जान पर पूरा भरोसा है। आई लव यू, थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइफ, लव यू सो मच। वो विवान के गले लग गई और विवान ने भी उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। विवान बोला, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर। हाँ प्यार तो बहुत आ रहा है, पर अफसोस अब तुम। संजना ने अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए हंसते हुए शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मेरा प्यार अपनी जान के लिए कभी भी कम नहीं होगा, देखना चाहती हो? विवान ने कहकर संजना के होठों को लॉक कर दिया। कुछ दिनों में शौर्य और पाखी के साथ साथ विवान और संजना की भी दोबारा शादी कर दी गई और वो सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ऐसी और प्यारी कहानियाँ देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।